मानसून ने दस्तक दे दी है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल तैयारियों पर भी उठ रहे हैं। लगातार भूस्खलन की खबरें हैं, जल भराव की समस्याओं से जूझ रहा है प्रदेश और जलस्तर जो है कई नदियों का यहां पर बढ़ गया है, जिससे चुनौतियां प्रशासन के सामने और ज्यादा बढ़ गई हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी, वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी कांग्रेस नेता हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी ओकेडी प्रवक्ता है और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, जो परिस्थितियां यहाँ नजर आ रही हैं ये हर बार की बात है। उत्तराखंड में जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है वो सबसे भिन्न है, हिमालयी राज्य है। ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर आपदाओं का दंश देखने को मिल रहा है, कहीं भूस्खलन, कहीं पर जल भराव। आज तो यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप इस पूरी स्थिति को देखते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत कठिन है और किसी के पास भी मुझे लगता है कि कोई वैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो भी इसका जवाब नहीं दे सकते। आपदा, मैंने पहले भी चैनल पे आकर के कहा कि आपदा बोल के नहीं आती है, वो कुदरत की एक देन है, वो आती है। लेकिन जिस कुदरत के बीच में हम रहते हैं, जो हम उसका 24 घंटे में उसका उपभोग करते हैं, हम उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं कि भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सड़कें बंद हो गई है, जैसे बताया जा रहा है कि 300 से अधिक सड़कें उत्तराखंड की बंद है। तो ये सामान्य बात है कि यदि लैंडस्लाइड होगा तो सड़कें बंद होगी, पर वो लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, सवाल इस बात का है। आप देखिए कि उत्तराखंड में जब हम लोगों ने सन 2004 में एक रिपोर्ट निकाली थी, कब रुकेगा उत्तराखंड में बांधों का विनाश, और बांधों के कारण से जो उत्तराखंड में क्या होने वाला था। 900 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित थी, जिसमें से 50% योजनाओं पे काम शुरू हो गया था और 50% योजनाओं पे मतलब टेंडर हो, ये सब चीजें जो एक प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली थी। लेकिन ऐसे करते करते जब पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में और पूरे उत्तराखंड में लोगों ने आवाज उठाई कि भाई पावर प्रोजेक्ट कितने मुफीद है उत्तराखंड के लिए, तो अधिकांश पावर प्रोजेक्ट जो है टनल आधारित बन रहे थे जी। और ऐसा बताया जा रहा था कि उस दौरान इस प्रदेश का नाम ऊर्जा प्रदेश रखा गया था और वैज्ञानिक लोग कह रहे थे कि अगर उत्तराखंड का आदमी किसी बाहर के प्रदेश के आदमी से हाथ मिलाए तो उस पर करंट आएगा, क्योंकि इतनी परियोजनाएं बन रही थी। और केस बल दिया तब बार बार कह रहे थे कि उत्तराखंड में टनल आधारित योजना नहीं बननी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि वो पावर प्रोजेक्ट तो नहीं बन पाए, उसमें से कुछ ही करीब 35 परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ है, लेकिन उसके बदले जो सड़कों का और जैसे रेलवे लाइन का, जो टनल आधारित जितनी भी विकास की परियोजनाएं हो, चाहे रेल लाइन हो या सड़क लाइन हो या कुछ दूसरी योजनाएं हो, जहां जहां टनल बनी है उस पूरे क्षेत्र को आप देखिए। हालांकि वहां से नेशनल हाईवे नहीं गुजर रहा है, अगर वो किसी पहाड़ के नीचे से टनल जा रही है या किसी गांव के नीचे से टनल जा रही है, वो पूरा क्षेत्र डैमेज है, थोड़ी सी बरसात से पूरा डैमेज है। आपको मैं एक छोटा सा पॉज को उदाहरण दूंगा कि अभी जमुना पुल से लेकर के बड़कोट तक एक ऐसा पहुंच है जहां पर ऑल वेदर रोड और ये तमाम बड़ी परियोजनाएं नहीं बनी है। जैसे आप जमुना पुल से निकलेंगे, जमुना पुल से पहले एक योजना है, क्या नाम इसका, लखवाड़, जो प्रोजेक्ट लखवाड़ अब बनेगा, जुड्डू में जो प्रोजेक्ट बना है, बिहारी 82 जो प्रोजेक्ट बना है, उसके आजू बाजू भी बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कें बंद हो रही है। लेकिन जमुना पुल से लेकर के बड़कोट तक बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड नहीं है, छोटा मोटा जैसे बरसात में होता है वो सड़क खुल रही है और गाड़ियां चल रही है। और बड़कोट के बाद ऑल वेदर रोड है यमुनोत्री तक जी। उसके बाद आप देखना कि कितना लैंडस्लाइड हो रहा है, कितनी सड़कें बंद हो रही है। डबरकोट एक जगह, डाबरकोट एक जगह, जहां पर जो है जिस दिन से बारिश हो रही है उस दिन से सड़क बंद है यमुनोत्री वाली लाइन की, थोड़ी देर खुलती है और फिर बंद हो जाती है, क्योंकि ऑल वेदर रोड की कटिंग उधर हुई है। और जो ब्लास्ट हो रहा है, जो टनल खोदी जा रही है, वो वैज्ञानिक विधि से नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को नहीं पूछा जा रहा है कि अगर हम यहाँ सड़क 6 फुट से हम इसको 20 फुट चौड़ी करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। अगर यहाँ पर इस 6 फुट सड़क को हम 20 फुट करने में अगर हमारे 1000 पेड़ कट रहे हैं तो वो पेड़ कहाँ पर लगेंगे। वो टिहरी बांध वाली स्थिति आ रही है, टिहरी बांध में पेड़ कटे और बुंदेलखंड में वृक्षारोपण हुआ।
तो ये हास्यास्पद है। हम ये नहीं कहते सड़क बननी चाहिए, रेल लाइन बननी चाहिए, लेकिन कैसे? आपको पता है कि 1800 कुछ की बात है, मुझे सन याद नहीं है, जब देहरादून से मसूरी के लिए रेल लाइन जा रही थी तो जो टनल बन रहे थे 136 लोग मरे उसमें। बिल्कुल, ये रिपोर्ट बाड़े इंस्टीट्यूट में आज भी पड़ी, सर्वे ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है। और जो उस जमाने के वैज्ञानिक थे, गोरों के जो वैज्ञानिक रखे हुए थे, उन्होंने जो रेल लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया कि यहाँ रेल नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ का पूरा पहाड़ कच्चा है जी। और अगर वो रेल लाइन बनाते तो आज मसूरी नहीं होती। तो ये हमको देखना है कि हमको अपने विकास के साथ साथ हमको कितनी छेड़खानी करनी है, अपने नेचर के साथ हमको कितनी छेड़खानी करनी है। सवाल इस बात का ये संकट पैदा कर रहा है। डॉक्टर रतूड़ी, यहाँ पर आप लोगों ने तमाम दावे किए कि यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं, इस वक्त मानसून के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जैसा कि प्रेम पंचोली जी ने भी तमाम चीजों का जिक्र किया है, उसको देखते हुए स्थिति का क्या आकलन आप करते हैं? देखो ये प्रकृति के साथ तो निश्चित तौर पर हम, क्योंकि आपदा का उत्तराखंड से चोली दामन का साथ है, और जब ये सड़कें भी नहीं थी, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो बादल फटना, ये बरसात में नदियों का बढ़ना, नदी के किनारे जितने भी गांव होते थे उनका बहना, ये तो निश्चित तौर पर ये आपदा के साथ इसका संबंध बहुत पुराना है। जब भी बरसात होगी, क्योंकि इंद्र देवता कब कहाँ पर बरसते हैं, कहाँ बादल फटते हैं, कहाँ नदी का जल, ये इसका अनुमान न तो कोई पहले लगा सकता है। सरकार सतर्क रहती है कि कहीं पर, मैंने पहले भी कहा था, एक दिन आपने डिबेट उसी पे की थी कि जहाँ लैंडस्लाइड होता है वहाँ सरकार सतर्क है कि नहीं है, वहाँ सड़क खोलने में कितना समय लगता है, इसके लिए सरकार हमारी पूरी तरह सतर्क है। लेकिन प्रकृति के साथ अब कितनी बारिश होगी, कहाँ बादल फटेगा, ये तो कोई पहले से शायद कह नहीं सकता, वैज्ञानिक भी नहीं कह पाता कि यहाँ बादल फटेगा और यहाँ लैंडस्लाइड होगा। कच्चे पहाड़ है उत्तराखंड के, निश्चित तौर पर नया हिमालयी जो बेल्ट है, ये कच्चे पहाड़ हैं। विकास भी जरूरी है, आज हर आदमी चाहता भी है कि विकास भी हो, और विकास और विनाश की थोड़ा बहुत रिश्तेदारी है कि जब कभी विकास होता है तो थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है। लेकिन सरकार का काम अब कहेंगे कांग्रेस के मित्र, अभी मैं एक उस पे सुन रहा था, अरे भाई आप सतर्क थे, उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे अभी जी कि हवाई दौरा कर रहे हैं। अरे आपको पता था कि केदारनाथ में पहले से आपदा आई, तो आप सतर्क क्यों नहीं थे? वो तो आपके कार्यकाल में आई। सरकार सतर्क के बाद तत्काल रहती है कि कहीं पर कोई आपदा आए, कहीं कोई दिक्कत आए तो सरकार को खड़ा रहना चाहिए, सरकार को व्यवस्थित रहना चाहिए। लेकिन ये पहले से आप कैसे कह पाएंगे? ये तो न चैनल कह पाएगा, न आप कह पाएंगे कि कहाँ पर जो है ये लैंडस्लाइडिंग होगा या बादल फटेगा या कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ नदी इतनी। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सड़क को सुचारू चलाएं, और हमारी सरकार, हमारे युवा मुख्यमंत्री इस बात पे आपदा प्रबंधन विभाग से और तमाम विभागों से, चाहे वो पेयजल का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, इन सब के साथ तालमेल करके हर समय तैयार है। हमारी सरकार पूरी तरह सजग है और चिंतित भी है। जी अमेंद्र बिष्ट जी, आप पर भी आरोप, आप जब आरोप लगाते हैं तो उल्टा आरोप आप लोगों पर लग जाता है। बहरहाल वो अलग विषय है, लेकिन इस परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही कि आपदाओं पर किसी का बस नहीं है। प्रेम भाई ने भी उस बात को कहा। आपदाएं कब, कहां पर, किस रूप में आ जाए, इसका आकलन कोई सरकार कोई भी नहीं लगा सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में जब आती हैं तो वो किस रूप में आती हैं, मतलब आप उनको देखेंगे तो गिनी चुनी आपदाएं ही
आती हैं। लेकिन हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मतलब हम भूस्खलन पर चर्चा कर रहे हैं मान लिया जाए। भूस्खलन को आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा है, वो बहुत सामान्य बात है। जो भी आदमी पहाड़ में रहता होगा उसको ये मालूम है कि उसके गांव के आसपास या जिस सड़क पर वो चलते हैं उस सड़क पर कौन कौन से ऐसे डेंजर जोन हैं, कौन कौन से भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग वाले जोन हैं जहां पर जब भी बारिश होगी तो लैंडस्लाइड हो सकता है। जब हम जाते हैं तो लिखा रहता है ना सड़क पर कि पत्थर गिरने की संभावना है, सावधानी से चले। तो हमने इन बातों को चिन्हित करा हुआ है, हमारी चाहे वो PWD हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, चाहे सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ पत्थर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ इस बात की आशंका या संभावना हो सकती है जी। और आप यकीन मानिए कि आ भी वहीं रहे हैं। पहाड़ अगर टूट रहा है तो जहां आशंका है वहीं पर टूट रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं? 22 सालों में, मतलब बड़ी आपदाओं को छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर रतूड़ी जी ने कहा कि केदारनाथ की आपदा वो एक बड़ी आपदा है और ऐसी आपदाएं कभी कभी आती हैं तो उनका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे भूस्खलन के जो सेंसिटिव जोन है उन पर उनको क्यों नहीं उनका ट्रीटमेंट किया जाता? आपकी मैं तस्वीर पर देख रहा हूँ, आपके इस पर जो दिख रहा है, क्या हम बहुत भूवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो भूस्खलन हो रहा है ऐसा दिखता है कि जिस तरीके से वो गिर रहा है वहाँ इस तरीके से उसको काटा गया होगा सड़क को कि उसके गिरने की संभावना है। तो एक तो इस बात को मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में आपदाओं का प्रदेश उत्तराखंड को कहते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर रतूड़ी जी ने भी कहा कि हमारा जो पहाड़ है वो कच्चा पहाड़ है। तो अब आप बताइए, जब हम इस बात को जानते हैं तो उसको लेकर के उसकी तैयारियां होनी चाहिए। तैयारियों में अब बताइए कि सरकार में हम समाज कल्याण विभाग है या सहकारिता विभाग है या फलाना कोई सा भी विभाग लीजिए, हम उसके लिए मंत्री डेप्यूट करते हैं कि ये मंत्री जो है इन विभागों को देखेगा। बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड में हमारी सरकार आपदा प्रबंधन मंत्री, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है उनके लिए, चिंता का विषय है, तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है किसी मंत्री को क्यों नहीं दिया गया है ताकि कोई मंत्री उसको बराबर उसको देख सके, उस पर काम कर सके। वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास क्यों रखा हुआ है? मुख्यमंत्री जी के पास तो बहुत वर्कलोड होता है, उनके पास तो बहुत सारे विभाग हैं, उनको इस विभाग का मतलब मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जैसे वो आसमानी मॉनिटरिंग अभी आपदा की, नहीं मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, इसकी कर रहे हैं। तो उनको पहली बात, तो जब आप किसी मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो ये भी एक तरीके की, मुझको लगता है कि एक तरीके की इसको भी लापरवाही माना जाए। मॉनसून जिस दिन उत्तराखंड में प्रवेश किया उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की नियुक्ति की, मतलब ट्रांसफर करके दूसरे सचिव को लिया है जिनकी कोई तैयारी नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी, पूरे विभाग के कर्मचारियों ने पिछले महीने इस्तीफा दे करके अपने आप को नौकरी से अलग कर दिया। आपको मालूम होगा इस बारे में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि इनकी तैयारियां क्या है। मैं पहाड़ से थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं पहले वक्तव्य ले लूं। उत्तराखंडी जी, आप क्या कहेंगे इस परिप्रेक्ष्य पर जो अभी स्थितियां बन रही हैं और जो सभी पैनलिस्ट ने अभी अपने वक्तव्यों में कहा है? देखिए दिव्या जी, आज का ये जो हमारी जो इसमें जो समीक्षा हो रखी है, सभी लोग लगभग एक ही बात को दोहरा रहे हैं और सबसे पहले पंचोली जी ने बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर उस बात को समझा दिया। रतूड़ी जी ने भी माना है इस बात को, लेकिन वही तो विडंबना है कि जो हमारे जो सरकार में है, चाहे वो कोई भी लोग हैं, जब काम करा रहे हैं तो उस काम को केवल काम के तौर पर मत कराइए, उसको ये देखे कहाँ पर क्या काम होना चाहिए और कहाँ पर क्या काम होना चाहिए और कहाँ पर कैसा काम होना चाहिए। अभी बीच में आपके बैठ में भी था, आप भी बता रहे थे कि जब रोड बन रही है, ऐसी बहुत सारी जगह रोडें हैं जिनको हम समय रहते बनाते ही उसको रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको छोड़ा गया। अगर ऐसा हुआ होता तो पिछले बरसात के बाद 4-5 जगह मैं आपको बताता हूँ, जिन 4-5 जगहों में पूरे साल 9 महीने काम नहीं हुआ, वो जगह है यहाँ से जब हम बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। मैं अभी सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा की बात बता रहा हूँ, और ये नेशनल हाईवे है और ये चाइना की डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती वाला मार्ग है। यहाँ से चलते ही शिवपुरी के आगे जो है, शिवपुरी के आसपास पिछले 9 महीने से सिर्फ
6 फुट की रोड है, उस रोड को साफ नहीं किया गया। उससे अगर आगे हम जाएं तो श्रीनगर से आगे चमदार एक जगह है जहां पर कम से कम 100 मीटर की जगह पर सिर्फ 6-7 फुट 7 फुट 8 फुट की बस जा सकती है, कोई बराबर रोड है। उससे सिरोबगड़ को छोड़ दो, सिरोबगड़ बहुत पुरानी विडंबना है, पूरा चल रहा है, लेकिन वहां पर टूटा नहीं है, वहां पर व्यवस्था हुई है थोड़ा बहुत, तो चल रहा है। आगे चले हम तो रुद्रप्रयाग से आगे लंगा उससे नगरासू से आगे कमेड़ा एक जगह है। कमेड़ा में बिल्कुल जो बाहर से ड्राइवर है वो चढ़ नहीं पाते हैं। स्थिति ऐसी है कि 6 फुट चढ़ाई पर ऊपर चढ़ करके और सड़क भी 8 फुट के ऊपर फिर डाउन होता है। ऐसे करते हुए मैं बद्रीनाथ से पीछे हेलंग एक जगह है, वहां पर भी 100 मीटर की जगह ऐसी है। इन जगहों पर पूरे पिछले 9 महीने बरसात आने से पहले मतलब जून से पहले भी काम नहीं हुआ, तो वो रोड तो बन जाती। अगर बन जाती, पीछे जाला रोकने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाता। और फिर एक बात आती है कि अगर सड़क का ही अगर काम ना हो, सड़क ने सड़क बना दिया हाईवे ने, लेकिन हमारे वन विभाग, हमारे जो जलागम विभाग, हमारे जो बाकी हैं वो भूमि कटाव से संबंधित काम करें। वन विभाग अपने वनों के उन जगहों पर जो है ऐसी झाड़ियां, ऐसे पेड़ लगाए जो भूमि कटाव को बचाते हैं। निचली तरफ से सड़क का कटाव तोड़ने के लिए उसी प्रकार का वृक्षारोपण हो सकते हैं। अभी पंचोली जी ने जो बताया बहुत बढ़िया बताया कि पेड़ कटे उत्तराखंड में और उसके बदले पेड़ लगाए गए बुंदेलखंड में। कितनी बड़ी विडंबना है ये। एक इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको लापरवाही बोलेंगे या बिल्कुल जनता को बेवकूफ बनाने की बात बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? लेकिन अभी भी हमारा सरकारों से जिसकी इनका कोई वो नहीं बता रहे, हम इनका कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर सरकार सिर्फ ये बोल दें कि हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री और उसके बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री या फिर हमारा फला विभाग काम कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये मानता हूं कि काम कर रहा होगा, लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा और आपसी सामंजस्य फिर नहीं है। अगर आपसी सामंजस्य होता तो ये आपदाएं नहीं आती। और अभी तक बता दूं आपको, अभी तक सिर्फ मानसून आया है, कृपया इसको आपदा न कहें। आपदा अगर बिना सिर्फ मानसून आकर ये हालत है तो आपदाएं क्या करेंगे? क्योंकि आपदाओं का दौर अब आएगा जब बादल फटेंगे और बिजली गिरेगी, ये है आपदाएं। ये काम अभी नहीं हुआ है, ईश्वर की कृपा है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये ना हो। ये तो सिर्फ मानसूनी बरसात ने अपना रुद्र रूप दिखाया है और इससे होने वाले सरकार की नाकामी के ऊपर उसने अपना हस्तक्षेप किया है। अच्छा, आरपी रतूड़ी जी, आपने अपने वक्तव्य में सर ये कहा कि चोली दामन का साथ है, विकास विनाश जो है और दूसरा आपदाएं यहाँ पर आती रहती हैं। तो सर अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं जापान देश का, जो है रिंग ऑफ फायर यानी कि सबसे संवेदनशील भूकंप के माफिक है, और वहां पर कितने बड़े बड़े भूकंप आए, सुनामी तक आ गई, पूरा जो देश है वो तहस नहस हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया और आज उनकी बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि आप अगर भूकंप के झटके भी आते हैं तो वो स्प्रिंग वाइज जो है हिलती जरूर है लेकिन विनाशकारी नहीं होती। तो क्या आपको नहीं लगता आज के इस दौर में हमें टेक्निकली साउंड होने की जरूरत है? हेलो, तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है। प्रेम पंचोली जी, यही सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि यहाँ पर कहा गया और हम बात करते हैं पहाड़ों के ट्रीटमेंट की। मैंने चंपावत में कई क्षेत्र ऐसे देखे हैं सर जहाँ पर पहाड़ों का ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे क्या समझा जाए कि आइडियाज तो हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे? बिल्कुल, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जब आप चंपावत की बात कर रहे थे ना, तो वो ट्रीटमेंट कैसा होगा आपने देख के लाया ना। जब बरनावत पर्वत का ट्रीटमेंट हुआ तो वो बरनावत पर्वत को पूरा सीमेंट से पाट दिया जी। वो 2003 का एक ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ऐसा भूस्खलन जो 35 दिन तक लगातार होता, 90 दिन तक लगातार टूटता रहा पहाड़, और उसका जब ट्रीटमेंट किया तो सीमेंट से पोत दिया गया। उसके जो दुष्परिणाम आए, उसके नीचे जो बसासत बसी हुई है वो आज भी उस संकट को झेल रही है। सेम अगर चंपावत के पहाड़ों पर अगर ट्रीटमेंट हो रहा तो यही हो रहा, सीमेंट पोत दिया जा रहा, जाला भर दिया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपने देश में आ सकती है। जब हमारे देश में फाइटर का ठेका हमारे देश को दूसरे देश दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दस्तखत करने जा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ आ सकती है। बिल्कुल, और आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी अस्कोट आराकोट अभियान के लोगों से मिला और उसके जो मुखिया थे प्रोफेसर शेखर पाठक, जो 50 साल इस यात्रा को हो गए, तो हमने कहा 50 साल में आपने क्या अंतर देखा?
तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई, लेकिन उन्होंने एक चीज बोला कि प्रेम, जब हम जोशीमठ से गोपेश्वर जा रहे थे तो मैंने अपने साथियों को बोला कि पैदल मत जाना, जोशीमठ से वो गोपेश्वर गाड़ी में जाना। मैंने कहा सर क्या हुआ? उन्होंने कहा दो तरह के खतरे दिखाई दे। एक तो गाड़ियां इतनी तेज जा रही थी कि हम पैदल वाले कब उनके नीचे आ जाते, दुर्घटना हो जाती। दूसरा, ऊपर से पहाड़ से जो पत्थर गिर रहे थे कि अब हम तो किनारे पे चलते, नीचे आते सड़क में तो गाड़ी टक्कर मारते, ऊपर किनारे पे चल रहे तो ऊपर से पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, जो इतनी खतरनाक बरसात मैंने कभी नहीं देखी। तो मैंने अपने साथियों को बोला कि अगर गाड़ी की सुविधा हो सकती तो यहाँ तक जोशीमठ से गोपेश्वर वाला जो हमारा पैदल यात्रा है इसको बंद कर दो, हमको जिंदा पहुंचना है आराकोट। तो ये उनका डर था, और वो डर ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश में जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, जो निर्माण काम हो रहे हैं, वो वैज्ञानिक विधि से नहीं हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भारी भरकम मशीनें जो यहाँ पे लाई जा रही है जी, उन मशीनों में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो इतनी भारी भरकम है, इतने बड़े राक्षस हैं कि वो सीधा यूं करके, और वो जो पहाड़ है ना, 90 सेंटीग्रेड का पहाड़ है हमारे प्रदेश में, जितने पहाड़ को भी आप खोद रहे हैं ना, वो स्लोप में ऐसे में नहीं है, खड़े पहाड़ है। और खड़े पहाड़ को जब आप नीचे से खोदोगे तो ऊपर से वो नीचे आएगा ना। तो हमने कभी ये टेक्नोलॉजी तय नहीं की कि जब हम नीचे से खोदेंगे तो ऊपर वाला पहाड़ को कैसे हम उसको खड़ा करें। तो पहले हमको उसको खड़े करने की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, तब हमको उसके नीचे सुरंग बनानी चाहिए या उसके नीचे सड़क बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जोशीमठ है, जोशीमठ के लोग आज भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटाओ, और उनको रात को नींद नहीं आती। आप देखो कि जोशीमठ ऐसे धार पे बसा हुआ है, उसके नीचे तो टनल है और उसके किनारे पे ऑल वेदर रोड चली गई है, उसकी तलहटी पे ऑल वेदर रोड चली गई है, और उस बिल्कुल शहर के नीचे टनल है, और टनल का और शहर के बीच में कोई फासला नहीं है। अब आप देखो कि इधर से तो सड़क किनारे से सड़क काट दी है, तो ये किसी ने नहीं बोला कि ये शहर खतरे में है। ऐसा पूरा उत्तराखंड खतरे में है, पूरा उत्तराखंड में जितने भी काम हो रहे हैं, हमें नहीं कहते हमें सड़क चाहिए भाई, लेकिन हमें ऐसी सड़क नहीं चाहिए जो हमारे लिए आफत आ जाएगी। बिल्कुल। तो जो टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, कभी भी टेक्नोलॉजी पे यहाँ काम नहीं किया गया। मुझे पता है कि फाटा में जब एनटीपीसी के कार्यालय में मैं गया, मैंने कहा कि आप यहाँ पे टनल कैसे बना रहे हो, जो पूरा प्रोजेक्ट बह गया हो, वो प्रोजेक्ट रहा नहीं आप केदारनाथ आपदा में, तो उससे आपदा से पहले मैं गया था वहां पे, तो मैंने उसके जो एमडी थे, मैंने उनसे पूछा कि आप मशीन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम यहाँ पे बहुत महंगी मशीन, हम बूमर भी नहीं लगा पा रहे यहाँ पे। तो वही मशीन जो बकोस रही है, जो ब्लास्ट कर रही है, ब्लास्ट से पूरा पहाड़ ऐसे थर्रा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा जो ग्लेशियर से बना हुआ पहाड़ है, श्रीनगर तक कभी ग्लेशियर हुआ करता था, चिन्याल सरोवर तक कभी ग्लेशियर हुआ करता था, और इन पहाड़ों पे आप इस तरह से कच्चा पहाड़ है, पूरा वैज्ञानिक रिपोर्ट है। तो ये बहुत मजाक वाली बात कर रही सरकार, जितने भी सरकारें आई है, सरकार ने कभी प्लानिंग ये नहीं की कि हम यहाँ पे सड़कें बनाएं, हम यहाँ पे टनल बनाएं। लेकिन टनल कैसे बनाए, जब मसूरी की टनल की रिपोर्ट है बाकायदा, और फिर भी आप टनल बना रहे हो। सीखना चाहिए। डॉक्टर आरपी रतूड़ी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में कहा कि विकास के साथ साथ विनाश भी झेलना पड़ता है, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर वही विनाश कई बार से होता चला आ रहा हो, क्या उससे सीख लेने की जरूरत नहीं है? पिछले समय हमने देखा था, पिछले साल भी कई पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, बह गए थे, टूट गए थे, उनकी जो है पूरे सर्वे की बात आ रही थी कि सर्वे होना चाहिए। आज भी ऐसा ही स्थिति आ रही है, जहां रामनगर के आगे पुल बना, वो बह गया पूरी बारिश में। तो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, सीखा कुछ नहीं जा रहा है। नहीं, लापरवाही नहीं कहूंगा मैंने कहा नहीं कि आपदा, आपने सुना होगा कि एक बार चमोली पूरा डूब गया था, आज से 78 साल पहले की बात है। तब न डैम बना था, न कोई बड़ी मशीनों से खुदाई हुई थी, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में आपने बहुत सारे, अगर इसका सर्वे करेंगे तो लैंडस्लाइडिंग, अगर आपने ओखीमठ से अगर उधर देखा होगा फाटा की तरफ, तो वहां कोई डैम नहीं बन रहा था। आपने उससे ओखीमठ से लेफ्ट में देखा होगा तो वहां कोई बांध नहीं बन रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ बादल फटने का या पानी बरसने का या आपदा का, मैंने जैसा पहले कहा कि हम चर्चाएं करते हैं, हमको विकास भी चाहिए और हम चर्चा भी करते हैं।
हमको घर में एसी भी चलाना है, लेकिन बांध भी नहीं बनाना है। विद्युत कैसे पैदा होगी आपको मालूम है? अगर आप कोयले से बनाते हैं तो कितनी महंगी बनती है वो। हाइड्रो प्रोजेक्ट जितने होते हैं वो सबसे कम पैसे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। रतूड़ी जी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल टेहरी बांध हमारे सामने है, जिसका आज तक हम पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं सर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश में लाना वो अच्छी बात है, पर मैं ये कह रही हूँ, आपने जो पिछले जिक्र किया 78 साल पहले जो हुआ था, वहां पर रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको ठीक करने की। लेकिन आज जब ये कहा जा रहा है, हमने सिलक्यारा टनल में देखा सर, जब लोग फंसे हुए थे। नहीं, आपका और मैं ये कह रहा हूँ, ये कह देना कि ये खुदाई हो गई, ये काट दिया, ये टनल बना दिया। अरे भाई 78 साल पहले तो न तो मशीन ने काटा था, लेकिन चमोली पूरा शहर डूब गया था। ये मेरे सारे उत्तराखंडियों को अगर जानकारी हो, क्योंकि वो तो ऐतिहासिक गाना भी बना था 2008 में, भादों का मास सतपुली मोटर भगी गए न खास। और चमोली और सतपुली ये जो है, ये सारा मैं आपदाओं की तारीफ नहीं करूंगा, सरकार की वो नहीं कह रहा कि सरकार को सतर्क नहीं रहना चाहिए, पर ये कह देना कि केवल इसलिए आ रही है। तो ये पूरे हिमालय राज्य है, चाहे आप कहीं से भी कहीं तक लें, इसी तरह की आपदाओं के साथ उनके रिश्ते हैं। सरकार को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आरपी रतूड़ी जी, सर यहाँ पर आपने अभी उत्तराखंडी जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आपदा का नाम दे देना अभी सही नहीं, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जरूर बन रही है। तो ऐसी थोड़ी सी बारिश में अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो फिर इसे क्या कहा जाए? ये बारिश जब आएगी अधिक तभी तो बाढ़ आ रही, ये आपदा नहीं होती, ये किसी आदमी द्वारा लाई गई व्यवस्था है, ये कुदरत द्वारा दिया गया है। अत्यधिक बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो ये भी प्रकृति की व्यवस्था है। अब वो मेरे कांग्रेसी मित्रों की इंद्रदेव से कोई दोस्ती और रिश्तेदारी हो तो मैं नहीं कह सकता उसका उपयोग कर लें और इन आपदाओं से उत्तराखंड को बचाएं, लेकिन क्योंकि वो सरकार किसी की हो, हमको सतर्क रहना चाहिए। हमको कम से कम मानवीय नुकसान हो। और बाढ़ तो बिहार में जहाँ पहाड़ नहीं है वहां भी आती है, बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश डूब जाता है बाढ़ों में। आपने देखा होगा क्या स्थिति रहती है। अच्छा, हम सतर्क रहने चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सतर्क है, उनका आपदा प्रबंधन विभाग पूरा सतर्क है, हमारी सरकार सतर्क है। बिल्कुल। अमरेंद्र बिष्ट जी, यहाँ पर डॉक्टर रतूड़ी जी की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि एक बार डॉक्टर धन सिंह रावत के मुंह से स्लिप ऑफ टंग ही सही एक बार निकला था कि एक ऐसी ऐप है जिसमें बारिश कम ज्यादा कैसे हो सकती है वो पता चल सकता है। तो शायद उत्तराखंड के लिए वही टेक्नोलॉजी चाहिए कि विकास भी होता रहे और हमारे हिसाब से बारिश भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि जो पूरा वैज्ञानिक तर्क है, जिस तर्क की बात प्रेम भाई कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले, और सभी लोग करते हैं, और सभी खुद उन्होंने अपनी बात में इस बात को भी कहा कि विकास भी जरूरी है, उसके लिए दोहन होना भी स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी ही बात को इस रूप में भी खंडन कर दिया कि चमोली की एक घटना का उल्लेख करके कि भाई दोहन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 70-75 साल पहले कोई दोहन नहीं हुआ तो उसके लिए मतलब दोहन ही इसके लिए जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है। खैर, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि सवाल इस बात का नहीं है कि आपदाओं को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। मैं फिर उन्हीं के साथ, उन्हीं से अपने आप को संबंध कर रहा हूँ कि आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन अभी आपदाओं की स्थिति इस प्रदेश में बनी नहीं है और बननी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो जितनी बन रही है, पत्थर गिरने की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं कि वो तय है कि कहाँ भूस्खलन होना है, वो चिन्हित जोन है। तो तैयारियों की अगर हम बात कर रहे हैं कि सरकार की तैयारियां किस स्तर की है, तो एक तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए पहाड़ पे, क्योंकि
रतुड़ी जी ने बिहार का और उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया कि बाढ़ आती है और सब कुछ। और देखिए आपकी वहां पर दिख रहा है अभी स्क्रीन पर। आप बताइए कि अगर ये गाड़ी डूबी हुई है अभी आपकी स्क्रीन पर, ये इसके लिए क्या ईश्वर जिम्मेदार है? इसके लिए क्या प्रकृति जिम्मेदार है? इसके लिए तो ड्रेनेज सिस्टम जिम्मेदार है ना। तो अब मुझे बताइए, अभी मैं पुराना मतलब कोई ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अभी का उदाहरण देता हूँ। मैं आज सबसे अंत में आपकी डिबेट में यहाँ आपके ऑफिस में आया, तो घंटा घर से लेकर के और यहाँ पहुंचने में 1.5 घंटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? आधे घंटे की बारिश में हमको जो है पूरा ट्रैफिक क्यों जाम हो जा रहा है? अगर आपकी तैयारी, आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, आपका ट्रैफिक प्लान ठीक है, तो फिर क्यों जाम लग जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारियों का आलम ये है, और खुद रतुड़ी जी भी स्वीकार करेंगे इस बात को। क्यों आप देखेंगे कि सड़कें पूरी बरसात के समय खोद दी गई हैं, सड़कों के किनारे नालियां खोद दी गई है। आप जाइए, आप देखेंगे। तो ये है तैयारियों का आलम। तो जब शहर के जो देहरादून जो हमारी राजधानी है, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, जब सबसे बड़े स्मार्ट सिटी का सबसे जहां सारा सिस्टम लगा हुआ है, जहां सारे विधायक बैठ रहे हैं, जहां सारे मंत्री बैठ रहे हैं, जहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, जब वहां की स्थिति ये है कि सड़कें पानी से भरी हुई हैं और सड़कों के किनारे खुदे हुए हैं, तो जब तैयारियों का आलम ये है, तो पहाड़ में किस तरीके की तैयारियां होंगी उसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन अमेंद्र बिरजे, यहाँ पे प्रेम पंचोली जी ने एक और बात कही कि प्रदेश बनने के बाद से किसी भी सरकार ने वैज्ञानिक जो रिपोर्ट्स रही हैं, चाहे ब्रिटिश टाइम की रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया है। तो क्या ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं थी कि आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर जिक्र कर रहे हैं? 24 साल के उत्तराखंड में ये जिक्र हो रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट नहीं देखी गई, जबकि हमें इनसे आगे की बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है दिव्या। हम परिस्थिति के अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं। जब ये राज्य बना तो सबसे पहले ये राज्य ही इसलिए बना, इस राज्य के बनाने के पीछे की अवधारणा ये भी थी कि भाई पहाड़ बहुत पिछड़े हुए हैं, पहाड़ों तक विकास नहीं पहुंच पाया है। तो विकास की जो प्रथम कड़ी मानी जाती है वो सड़क मानी जाती है। तो तत्कालीन सरकार चाहे हमारी रही हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रही होगी, तो शुरुआत के 10 साल इस बात पर फोकस किया गया कि पहाड़ के गांवों को किसी तरीके से सड़कों से जोड़ा जाए जी। और उसके बाद इस बात को लेकर के जब आज की डेट में मतलब आप देखेंगे तो उत्तराखंड के अधिकांश गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि उस समय की जो सरकारों की नीति थी, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो धीरे धीरे जब सड़कें पहुंच भी गई, उसके बाद जो है जो ये मशीनों का युग आया, तो उसके बाद मशीनों का युग ये शुरू हुआ। आज मान लिया जाए हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो हाईवेज बनाने के लिए मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रेम भाई भी इसी बात को पर जोर दे रहे थे कि सड़कों से विरोध नहीं है, विरोध है जिस तरीके से जो है मशीनों से खोदा जा रहा है पहाड़, जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसके लिए इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये किया जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय सड़कों की जरूरत थी, अब हम उस फेज से अपने राज्य को आगे ले आए हैं। अब आज जरूरत किस बात की है? आज जरूरत इस बात की है कि अगर पहाड़ दरक रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये जो भूस्खलन के खतरे हैं, इनको लेकर के कैसे हमको नीति बनानी चाहिए और कैसे हम काम करें ताकि भविष्य में इस तरीके के जो पत्थर आने से लोगों की मौत हो जा रही है, सड़क पर चलते हुए लोगों की, गाड़ी पर पत्थर आ गया, कई लोग मर जाते हैं, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। लेकिन आज की सरकार की प्राथमिकता क्या है? वो उस तरफ न सोच करके, वो जो खतरे हैं राज्य के, उस तरफ न सोच करके वो ऐसे कानूनों की तरफ जा रही है जो जिनका इस राज्य से कोई वास्ता ही नहीं है। वो यूसीसी की तरफ जा रहे हैं, वो दंगा रोधक कानून की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की प्राथमिकता इस समय राज्य का जो ये ट्रीटमेंट है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन उनकी दिशा भटकी हुई है और मैं आपकी डिबेट में कहा कि ये भटकी हुई सरकार है। इनकी प्राथमिकताएं तय नहीं है कि इनको किस विषय पर काम करना है। ठीक है उत्तराखंडी जी, जो सवाल आपने रखे थे सरकार के सामने, क्या आप जो रतुड़ी जी ने जवाब दिया उससे संतुष्ट हैं, जो दलीलें दे रहे हैं? देखो रतुड़ी जी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उसके उसमें पेंशन भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, रतुड़ी जी एक बहुत वृद्ध आदमी है, काफी पुराने आदमी, और उस पहाड़ों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन खेद इस बात का है कि आज की स्थिति उन्होंने सतपुली जो बह गया उसकी, और जो चमोली में जो ब्रह्मगंगा ब्रहताल टूटने की बात कही उससे, और केदारनाथ का जो ग्लेशियर टूटा उनसे जोड़ा, वो आपदाएं हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आज जो आपदा, जो बरसात का, सिर्फ ये बरसात का जलवा है, आपदा इसमें अभी तक नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये आपदा ना हो। लेकिन रतुड़ी जी ने बड़े आराम से ये कह दिया कि आपदा आनी है। हम कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपदा नहीं आती है, और आपदा बोल के भी नहीं आती है। अभी मैं बताऊं कि जो पंचोली जी जिस बात को फोकस कर रहे हैं, जो हम इस बात को फोकस कर रहे हैं कि विकास के साथ विनाश को स्वीकार करने की बात बिल्कुल नहीं होगा। उसका कुछ हिस्से में आपका प्रभावित हो सकता है, पर विनाश को न स्वीकार करें हम कि विनाश तो विकास के साथ होगा ही होगा। ये हमारी धारणा बहुत गलत है, और मैं समझता हूं आप ये सभी इस बात को आज जो इस चैनल पर बैठे सभी मानेंगे। प्रभावित मान सकते हैं हम, अब प्रभावित कैसे, भाई किसी को हटाना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा, वो हो सकता है। लेकिन हम स्वीकार करें विनाश होगा, तो हम पहले से मानकर चल रहे हैं होना ही होना है। अभी मैं आपको बता दूं, और दोबारा मैं आपको पहाड़ों की तरफ ले जाता हूं। रुद्रप्रयाग में एक टनल बन रही है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ को बिना रुद्रप्रयाग को टच किए हुए ट्रैफिक भारी बाहर निकल जाएगा। उस टनल पे 50 मीटर की रोड टनल को दबा दी है। ये समाचार कहीं नहीं है, आप जाकर प्रत्यक्ष तब पूछ सकते हैं वहां के जो लोग हैं वो जो प्रभावित हुए हैं इससे। ये साइंस की प्रॉब्लम है, जो बनाने की प्रॉब्लम हो रही है। और आज तो इतने बढ़िया हथियार आ गए, तब भी उसके बाद उस पर जो और भी टेक्निकल कर सकते वो नहीं कर रहे हैं। हिलता तब था पहाड़ वास्तव में। एक तो दुखद ये है कि जब पहाड़ पहले बने थे तो ब्लास्टिंगों से बने थे, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते थे, वो तो जो रोड टूटनी थी बाकी भी हिल जाता था। उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, और अभी तो आपको कटिंग जैसे हथियार आ गया, बस थोड़ा और टेक्नोलॉजी देखनी है। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर हमको ये वाली मशीनें लगानी है, और यहाँ पर हम हाथ से मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको, जो आपने चंपावत की बात करी, उस तरह से कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर हुआ भी है, खासतौर पर आप टिहरी डैम पर जहाँ पर रोका गया है, श्रीनगर डैम पर है, वहां पर हमने देखा है। श्रीनगर से थोड़ा एक जगह है, वहां पर बहुत टूट रहा था, उसको इन्होंने जाला रोक करके रोक दिया है थोड़ा बहुत। लेकिन वो तो कुछ ना कुछ उसी टाइप का छोटा छोटा कार्रवाई करके हम ये बोल रहे हैं कि बरसात से सिर्फ इस तबाही को कम किया जा सकता है। बाकी तबाही तो जो शब्द है उसको तो स्वीकार न करें कि यहाँ आएगी और हम इसको झेल देंगे। तबाही आएगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। और ये मैं इसको बता रहा हूँ कि इस बात को अपने तथ्य में बता रहा हूँ कि रतुड़ी जी, आप विकास के साथ विनाश का स्वागत बिल्कुल न करें, हमारी आपसे गुजारिश है। और हाँ, सरकार को चेताया जरूर जाए कि वक्त रहते हर एक चीज का ट्रीटमेंट संभव है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, हमें याद है कि स्कूल टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हुआ करता था, सबको पढ़ाया जाता था, ईवीएस के माध्यम से एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता था। अभी भी लोगों को कहा जा रहा है आप पेड़ लगाइए, माँ के नाम लगाइए, या फिर पौधारोपण वैसे कीजिए। आप बच्चों को तो सिखा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में जहां आप एडवांस चीजें कर सकते हैं वहां पर ये चीजें नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, सिलक्यारा टनल की छोटा सा एग्जाम्पल है, जब वहां पर लोग फंसे थे, वहां पर कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, बाहर से जो स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे। क्या उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जब आपदा आ जाए तभी आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है बाहर निकालने के लिए, उसके पहले आप उनसे सलाह मशवरा नहीं कर सकते? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रतुड़ी जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। रतुड़ी जी की जितनी योग्यता है, हम तो उनके सामने उम्र के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली वो अपनी योग्यता को उन्होंने छुपा दिया है, वो सच नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल दें तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उनकी बात मान लेंगे। तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो सच बोलें। जब उन्होंने जब बिरही ताल टूटा तो बिरही गंगा पैदा हुई। बिरही गंगा कोई पहले से नहीं थी, वो किसी भी नक्शे में नहीं है जी। जब बिरही ताल टूटा तो तब बिरही गंगा बनी। आज कहाँ है बिरही गंगा? बिरही गंगा के बगल में एक गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक बंगला था जिसमें कम से कम 50 कमरे थे। मैं उसमें सोया हूँ, लेकिन केदारनाथ आपदा के बाद वो भी समाप्त हो गया। तो ये आपदाएं तो आती रहती है, लेकिन ये नहीं कि आप तर्क को कुतर्क में बदलें। ये इस देश के लिए और इस उत्तराखंड नए राज्य के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है कि जब रतुड़ी जैसे विद्वान आदमी इस बात को कहते हैं कि ऐसा होता है। उनको याद होना चाहिए कि मेरा तो तब जन्म हो रहा था। उन्हीं का एक गढ़वाली गाना जो कह रहे थे कि सतपुली वाला पुल, ऐसा भी एक गढ़वाली गाना उत्तरकाशी का भी था, डबरियानी का ऐंचल लगी बादोली लांचा। 1978 की जब बाढ़ आई, रतुड़ी जी अच्छे ढंग से जानते, उनके अच्छे नजदीक लोग भी होंगे, कमलाराम नौटियाल जो आज नहीं है, उन्होंने तमाम उनके जब नौजवान रहे होंगे वो, उन्होंने माइक लगाया जब डबरानी में पूरी गंगा बंद हो गई थी। और
कोई जन धन की हानि नहीं हुई। शायद कुछ छुटपुट होगी जो रतुड़ी जी को अच्छे ढंग से पता है, लेकिन आज की अगर बात होती तो मुझे नहीं लगता कि कितना नुकसान होता, क्योंकि जितना मशीनों से जो पहाड़ को खोदा जा रहा ना, जो बड़ी बड़ी विशाल काय मतलब राक्षस के भेष में जो मशीनें आई है ना, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उससे कैसा नुकसान हो रहा है मैं अभी उदाहरण दे देता हूं। सिलक्यारा टनल के कारण पूरे बड़कोट शहर में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। सिलक्यारा टनल जहां बन रहे ना, उसके ऊपर से पानी का स्रोत बड़कोट शहर की पूर्ति करता था, और बड़कोट जो है यमुनोत्री धाम का बेस कैंप है। मैं वहां का अच्छे ढंग से बता सकता हूँ, और रतुड़ी जी अच्छे ढंग से जान, जो कई बार रह चुके हैं वहां पे, वो उत्तराखंड बड़कोट क्या पूरे उत्तराखंड को जानते हैं, लेकिन वो सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा में या दूसरी पार्टी में चले गए। तो उनको राजनीति से बाहर आकर के सच बोलने की जरूरत है। अब मुझे इस बात पे जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ, उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है और उनको बोलना है इस समय, ये समय बोलने का है। तो पूरा शहर 3000 परिवार पानी के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है, बिल्कुल बूंद नहीं है पानी का। मैं आजकल बड़कोट गया था तो मेरी बहन ने कहा कि भुला नहाना मत, पी लेना पानी, आज नहाने की जरा थोड़ा दिक्कत है। और मतलब स्रोत पे भी नहीं आ रहा पानी, जो स्रोत के पानी पूरा जो नेचुरल रिसोर्स है वो सारा सिंक हो गया है। वो तो बिल्कुल बांस के जंगल से निकलने वाला पानी था ना, पिछले एक महीने से समस्या है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं रतुड़ी जी को कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में बड़े बांधों को तोड़ा जा रहा है। जो हाइड्रो पावर है वो नेचर के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है इस समय, और पहले भी वैज्ञानिकों ने कहा है। लेकिन वैज्ञानिक कैसे हैं मैं आपको बता दूं। स्विट्जरलैंड एक प्रदेश है, एक देश है, उस देश में रतुड़ी जी जाएंगे तो गए भी होंगे, वहां तो हाइड्रो पावर है ही नहीं, वहां तो झरना, जहां झरना गिर रहा है वहां बिजली पैदा हो रही है। तो वो टूरिस्ट पैलेस भी है, छोटा सा देश है, और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे नेचर, सबसे अच्छा प्राकृतिक संसाधन और सबसे अच्छा सुंदर पर्यटकों के लिए सबसे मुफीद जगह है, और वो भी पावर जनरेट कर रहे हैं। और मैं रतुड़ी जी को एक बात और बता देता हूं कि जब शिमला कनक्लेव हुआ था 2010 में, तो सरकार के वैज्ञानिक और एक सामान्य वैज्ञानिक दो हैं इस देश में। एक सरकार का वैज्ञानिक जो तनख्वाह लेता है, और एक जो वैज्ञानिक वो भी है जिस दिन तनख्वाह नहीं लेगी उस दिन वो वैज्ञानिक रूप में आ जाएगा, लेकिन वो सरकारी वैज्ञानिक। दोनों वैज्ञानिक लड़ गए शिमला कनक्लेव में। एक ने बोला ग्लेशियर पिघल रहा है, दूसरे ने बोला नहीं पिघल रहा, और दोनों उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। बाद में जयराम रमेश जी उस समय एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो आए, उन्होंने कहा हम तुमसे अध्ययन नहीं कराएंगे। उन्होंने जर्मन के एक वैज्ञानिक संस्था को उस काम को दिया, ग्लेशियरों पे एक रिसर्च करवाना था, एक रिपोर्ट निकालनी थी, और हमारे देश के दोनों वैज्ञानिक लड़ गए। अरे खड़े हो गए लड़ने के लिए। मैं सामने पे था कनक्लेव में वहां पे, तो हमें हंसी आई बहुत ज्यादा। तो रतुड़ी जी आप इन वैज्ञानिकों से बचिए पहले। आप हमारे मुख्यमंत्री को बोले क्यों, आप सीनियर हैं, और मुख्यमंत्री मेरे से तो 2-3 साल बड़े, तो आपके लिए भी वो उम्र में उसी हिसाब के आपका अनुभव उनके लिए काम आएगा। आप उनको सच बोलिए कि ये धामी जी आपकी नौजवानी का हम लोहा लेना चाहते हैं, और जो ये इस तरह की जो निर्माण काम हो रहा है बिल्कुल बेतरतीब तरीके से अनयोजित विकास है। ये कोई विकास नहीं है, ये बाकायदा ये मानव जनित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिरही ताल जब टूटा वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इस बार जो आ रही है मानव जनित आपदा है, ये मानना पड़ेगा। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर आरपी रतुड़ी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, क्या कहेंगे जितने भी कंक्लूजन इस डिबेट में निकलकर सामने आए हैं, जो पॉइंट्स आए हैं, अब किस तरीके से काम होगा आगे कि कम तबाही यहाँ पर देखने को मिले? देखिए, पहले से और अब में टेक्नोलॉजी ने बड़ा परिवर्तन किया। पहले आपने देखा होगा सड़क जब बनाते थे तो ब्लास्टिंग होती थी, अब वो ब्लास्टिंग बंद हो गई है। अब मशीनों के माध्यम से और बेहतर करके सड़कें बनाई जा रही है, टनल बनाई जा रही हैं। अब वो व्यवस्था धीरे धीरे सुधार होगा, जिसका रिजल्ट निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में हमको सुखद मिलेंगे। लेकिन मेरा अपना यही मानना है कि उत्तराखंड विकास की तरफ है, अभी युवा अवस्था में है हम, क्योंकि हम नया राज्य है, और जिस कारण हमारे नौजवानों ने शहादत दी, विकास के लिए शहादत दी, तो निश्चित तौर पर हम गांव तक जाना चाहेंगे। हम जब गांव तक पहुंचेंगे, गांव तक विकास जाएगा, हमारी सड़कें जाएगी, अस्पताल जाएंगे, सुविधाएं जाएगी। इसके लिए थोड़ा बहुत जो कष्ट है उसको हम लोग सहन करेंगे, लेकिन जो सुझाव आदरणीय पचौली जी का है, अन्य लोगों का है, सुझाव बहुत बेहतरीन होने चाहिए। जो प्रदेश, क्योंकि तो प्रदेश के नागरिक हैं,
ये कोई विदेशी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम स्विट्जरलैंड से अपने को नहीं है, वो तो लाखों की जनसंख्या वाला देश है और हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाला है। यहाँ की आपूर्ति में और वहाँ की आपूर्ति में दोनों अंतर होते हैं। वो सुविधा एक छोटे 2 बच्चों के परिवार में और 12 बच्चों के परिवार में, इन दोनों में हमको संतुलन करना पड़ता है। निश्चित तौर पर 140 करोड़ तक हमको बिजली भी देनी है, हमको सड़कें भी देनी है, हमको पानी भी देना है। और जहां तक बड़कोट का सवाल है, मैं आपको संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि यमुना से उस पर एक व्यवस्था बन रही है कि ताकि बड़कोट की पेयजल की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकें। जी अमरिंदर बिष्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट से, समय की कमी। देखिए, चर्चा इस बात को लेकर के है कि जो ये पूरा बारिश के कारण जो उत्तराखंड में ये माहौल बना है, इस माहौल के कारण जो छोटी छोटी घटनाएं अभी हो रही हैं, इनको नियंत्रित करना चाहिए। और अगर अभी इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ये क्योंकि ये सूचकांक है, ये इंडिकेटर्स हैं, और अगर इन पर हम काबू नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तैयारियां ठीक नहीं है और सरकार को इनसे सबक लेकर के किसी बड़ी आपदा के हिसाब से भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। उत्तराखंडी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या जी, मैं तो प्रेम पंचोली जी की सारी बातों से इसलिए सहमत हूँ कि उसी बात को वो बोल रहे हैं, उसी बात को मैं बोल रहा हूँ, तो बार बार उसकी बात कहने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ये है कि विकास के साथ हम विनाश को स्वीकार न करें, बल्कि इस प्रकार का विकास करें जो कि इंजीनियरिंग तरीके से किया जाए और जो है मानव जनित आपदाएं न पैदा कर सके, इस प्रकार का विकास हम करें। विकास तो बहुत जरूरी भी है और दोनों का हम समन्वय इसलिए बनाए कि विकास के साथ साथ हम नुकसान और फायदा की बात कर सकते हैं, लेकिन विनाश की बात कभी ना करें। मैं पुनः एक बार आपको ये करूंगा कि इस बार का सुझाव हमारा ये रहेगा कि जब भी विकास का काम करें, जो पहले से तो अभी मशीनें आ गई हैं, तो साथ साथ हम उन जगहों पर जहां पर हमको लगता है कि ये संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ आ सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ करते जाएं। तो निस्संदेह ये जो बरसात के जो पहले ही पखवाड़े में जो ये नुकसान हुआ, इसको रोका जा सकता है और इसके साथ साथ भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए भी सरकार को सतर्क रहना होगा। पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मैं तो ये कहता हूँ कि अनियोजित विकास को थोड़ा सा कम करें और रतुड़ी जैसे सीनियर लोग, रतुड़ी साहब बहुत सीनियर आदमी है और उत्तराखंड को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा उस कॉकस से बाहर आए। मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस बात को जरूर मुख्यमंत्री के सामने करें। अच्छा हो कि मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी बड़ा आदर करूंगा उनका, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और कितनों को तो देखेंगे वो। मैं उनको अच्छा, मुझे आजकल अच्छा लग रहा है, वो सब जगह जा रहे हैं, पर कोई बोलने वाला तो हो। रतुड़ी जी को बाहर निकलना है, उससे और बोलना है, और नाराज हो जाए तो हो जाए। अब आप सीनियर हैं, आप किसी को नाराज करिए, किसी को खुश करिए, लेकिन प्रदेश के लिए जिए जो भी आपके पास समय है। तो मैं आपकी योग्यता को जानता हूँ, मैं आपसे मिल नहीं पाया कभी, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। आपके नजदीकी लोगों का नाम लूंगा तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री को ये बात बोलिए कि अनियोजित विकास को बिल्कुल बंद कीजिए, नियोजित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से विकास के काम पे हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून यहाँ पर दस्तक दे चुका है। यहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, भूस्खलन की स्थिति है, बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है उन प्रभावित क्षेत्रों का, लेकिन जो इस डिबेट में कंक्लूजन्स निकलकर सामने आए, पॉइंट्स निकलकर सामने आए, उन पर काम करने की जरूरत। और एक बार फिर मांग उठी है कि जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स अभी आई हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, ताकि आगे जो पहले की तरह की आपदाएं हैं वो देखनी ना पड़े और लोगों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।